जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम 247 में मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए वन दरोगा के एग्ज़ाम में मेंशन भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र के टॉपिक को लेके आया हूं। तो आइए दोस्तों इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों टॉपिक जो है हमारा वो भारतीय कृषि प्रणाली और फसल चक्र है। तो इसमें हम पहले भारतीय कृषि प्रणाली क्या होती है, ये कितने प्रकार की है, तो निर्धारित करने वाले क्या क्या कारक हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके उपरांत दोस्तों हम फसल चक्र को समझेंगे कि फसल चक्र क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं फसल चक्र को, एक सही फसल चक्र को अपनाने में। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं भारतीय कृषि प्रणाली। भारतीय कृषि प्रणाली को शुरू करने के लिए आवश्यक है कि दोस्तों हम कृषि प्रणाली क्या होती है उसको समझने की कोशिश करें। तो हम थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों इसको। जब किसी क्षेत्र पर कृषि क्रियाएं जैसे फल उत्पादन, मछली पालन, पशुपालन इत्यादि के अनुकूल लाभ प्राप्ति हेतु किसान जिन विधियों को अपनाता है उसे कृषि प्रणाली कहा जाता है। और आसान शब्दों में समझते हैं दोस्तों कि कृषि क्रियाएं, उत्पादन हो गया, मछली पालन हो गया, खेती हो गया, उसमें जो किसान है उनसे मैक्सिमम या जितना वो उसमें एफर्ट लगा रहा है, अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके प्रपोर्शन में या उसके अनुपात में उसको लाभ मिले, इसके लिए वो जिन प्रणालियों का इस्तेमाल करता है, जिन विधियों का इस्तेमाल करता है मित्रों, उसे कृषि प्रणाली कहा जाता है। और दोस्तों भारत में जो कृषि प्रणालियां हैं वो कई प्रकार की होती हैं। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियों के बारे में चर्चा मिलेगी, लेकिन मैंने यहाँ पर मुख्य रूप से 7 कृषि प्रणालियों का वर्णन किया है। और उनमें से भी जो सबसे प्रमुख कृषि प्रणालियां हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दोस्तों भारत में जो कृषि प्रणालियां हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की कृषि प्रणालियां होती हैं। और ये भूस्वामित्व, उत्पादन की विधियां एवं स्थान विशेष से मतलब है वहाँ की जलवायु, इसके आधार पर कृषि प्रणालियां भारत में निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे पहला राजकीय खेती, दूसरा पूंजीवादी खेती, तीसरा निगमित खेती, चौथा किसानी खेती, पांचवा सामूहिक खेती, छठा सहकारी खेती और अंतिम कृषि यंत्रीकरण। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि राजकीय खेती क्या होती है। राजकीय शब्द से थोड़ा सा ये हमें समझ में आ रहा है दोस्तों कि इस खेती को कराने में सरकार की भूमिका होगी। अर्थात राजकीय खेती में सरकार फार्म हाउस में अनुसंधान के लिए अपने वेतनभोगी कर्मचारियों के माध्यम से कृषि का कार्य करती है। दोस्तों सरकार अपने रिसर्च इंस्टीट्यूशन या अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से, जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और कई ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, उनके माध्यम से समय समय पर एग्रीकल्चर से संबंधित क्षेत्र में रिसर्च करती रहती है, ताकि हमारी जो कृषि से संबंधित ज़रूरत हैं, जैसे खाद ज़रूरत है, उसको पूरा करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए बीजेस का हम इस्तेमाल कर सकें, ताकि हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। मुख्य रूप से ये राजकीय खेती दोस्तों अनुसंधान के लिए होती है, अच्छे बीजों की मात्रा बढ़ाने के लिए और उनको किसानों तक पहुंचाने के लिए की जाती है। भारत में दोस्तों ये राजकीय खेती पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में होती है। तो ये यूपी के नज़रिए से महत्वपूर्ण है कि राजकीय खेती यूपी में हमारे में होती है। दूसरा समझने की कोशिश करते हैं, दूसरा प्रकार दोस्तों पूंजीवादी खेती। जैसा कि इसके भी नाम से आपको, अगर आप पूंजीवादी शब्द के बारे में थोड़ा परिचित हैं या थोड़ा बहुत इसकी समझ है तो आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे कि इसमें एक पूंजीपति होगा, वो लाभ कमाने के लिए अपने वेतनभोगी कर्मचारियों के माध्यम से कृषि कार्य करेगा। ये पूंजीवादी खेती निजी खेती का एक प्रकार होती है।
और इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। और ऐसी खेती अमेरिका व ब्रिटेन में ज़्यादा प्रचलित है। उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पर जो लैंड होल्डिंग या प्रति व्यक्ति के हिस्से में आने वाली ज़मीन काफ़ी बड़ी है, क्योंकि वहाँ पर एरिया ज़्यादा है और पॉपुलेशन कम है, तो प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता भारत की तुलना में बहुत अधिक है। और वहीं पर ये फिर पूंजीवादी खेती संभव है, क्योंकि इस पूंजीवादी खेती में बहुत इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों, नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो भारत के किसानों के हित में नहीं है या उनकी क्षमता से बाहर है। लेकिन ये पूंजीवादी खेती भारत में भी अब धीमे धीमे आने लगी है दोस्तों। भारत में चाय, कॉफ़ी और रबड़ के जो बागान होते हैं, उन क्षेत्रों में या उन खेतों में पूंजीवादी खेती होती है। तो ये भारत में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये खेती मुख्य रूप से केरल हो गया, कर्नाटक हो गया और असम के क्षेत्रों में मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरा कृषि प्रणाली का भारत में टाइप है निगम द्वारा संचालित खेती, या इसको हम बोल सकते हैं निगमित खेती। इंग्लिश में इसको कॉरपोरेट फार्मिंग कहा जाता है। इसमें दोस्तों बड़े औद्योगिक घराने किसी कंपनी के नाम से कृषि कार्य करते हैं। मतलब इसमें एक इंडस्ट्री होगी, वो कोई कंपनी सेटअप करेगी और वो कंपनी एग्रीकल्चर या कृषि कार्य करेगी। और ये जो कृषि कार्य किया जाएगा वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों कई ऐसे उद्योग होते हैं जो कृषि से कच्चा माल प्राप्त करते हैं या कृषि पर ही डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कपास इंडस्ट्री हो गई, जूट इंडस्ट्री हो गई और रबड़ से संबंधित इंडस्ट्री हो गई, जहाँ पे रबड़ एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होती है। यानी कि ये जो कॉरपोरेट फार्मिंग है, इसका उद्देश्य औद्योगिक ज़रूरतों को पूरा करना होता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं वो कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसी खेती दोस्तों यूएसए में भी होती है और हमारे इंडिया में भी होती है, और इंडिया में ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों में देखने को मिलती है। एक कंपनी है, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, भारत राज फार्मर्स निगम लिमिटेड। ये भारत के तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्यों के कई क्षेत्रों में कॉरपोरेट फार्मिंग का कार्य करती है। दोस्तों चौथा प्रकार समझने की कोशिश करते हैं, इसको व्यक्तिगत या काश्तकारी खेती कहा जाता है। इसमें किसान भूमि का मालिक होता है, वो अपनी ज़रूरत, अपनी मर्जी, अपनी क्षमता के आधार पर कृषि कार्य करता है और सरकार को तय या नियमित मालगुजारी देता है। और दोस्तों भारत में जो अधिकांश कृषि है वो इसी कृषि प्रणाली पर प्रचलित है। यानी कि अप्रोक्स आप मान लीजिए 90% या 90 to 95% जो खेती है भारत में वो व्यक्तिगत खेती प्रणाली पर आधारित है। दोस्तों अगला प्रकार समझने की कोशिश करते हैं, यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या अनुबंध खेती। दोस्तों अनुबंध से विदित हो रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं खेती करने वाले और करवाने वाले के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। और ये भी जो अनुबंध खेती होती है वो दो प्रकार की होती है। इसका पहला टाइप होता है दोस्तों ठेकेदारी पर खेती, और दूसरा होता है अनुबंध खेती। ठेकेदारी पर खेती में क्या होता है दोस्तों, किसी दूसरे किसान को फसल साझेदार अथवा प्रति एकड़ भूमि प्रतिवर्ष की दर से ठेके पर दे दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक किसान है, उसके पास ज़मीन है, लेकिन वो उस पर खेती नहीं करता है किन्हीं कारणों से। अब वो उस ज़मीन को किसी दूसरे किसान को साझे पर, पट्टे पर दे देता है और वो उससे या तो फसल का कुछ हिस्सा ले लेता है या प्रतिवर्ष या प्रति एकड़ के हिसाब से कुछ पैसा उससे ले लेता है दोस्तों। तो दूसरी खेती इसी में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होती है दोस्तों, इसको हम अनुबंध खेती बोले जाते हैं। अनुबंध खेती में एक कंपनी होती है दोस्तों और एक किसान होता है। तो कंपनी और किसान के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों कंपनी जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, जैसे कि बीज हो गए, पानी हो गए, ये किसान को उपलब्ध कराती है, इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब फसल पक के तैयार हो जाएगी और वो फसल कुछ नियमित मानकों पर आधारित होगी, और तो उस किसान सारी की सारी फसल उस कंपनी को बेच देगा। और वो दरें जो होती हैं, किस दरों पे बेचेगा, कितने पैसे पे बेचेगा दोस्तों, ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होती हैं। भारत में दोस्तों ऐसी खेती
पंजाब में बहुत प्रचलित है। और ये इंडस्ट्री, ये भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक टाइप है, ये भी औद्योगिक ज़रूरतों को, पर्टिकुलरली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जिसको हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग बोलते हैं, उस क्षेत्र उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बेहद महत्वपूर्ण है, भारत में भी और वैश्विक स्तर पर तो दोस्तों है ही है। दोस्तों एक और जो टाइप है, और ये अंतिम टाइप है, इसको हम बोलते हैं सहकारी खेती। इसको समझते हैं दोस्तों, किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छापूर्वक अपनी भूमि, श्रम व पूंजी को एकत्र करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। मतलब दोस्तों इसका ये है कि कुछ किसान होंगे, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, उनकी संख्या और बढ़ भी सकती है। ये लोग अपनी इच्छा से, आपसी सहमति से क्या करते हैं कि इनके पास जितनी ज़मीन है, उस ज़मीन पर तय करते हैं कि हम एक नियत फसल करेंगे। उस फसल के लिए जितने निवेश की ज़रूरत होती है, उस निवेश को समान रूप से बांट लिया जाता है आपस में, या ज़मीन के अनुपात, ज़मीन जिसकी जितनी ज़मीन है उसके अनुपात में नाप लिया जाता है। ये लेबर लाते हैं, और लेबर का जो खर्चा होता है वो आपस में बांट लिया जाता है। जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है उसके खर्चे को ये आपस में बांट लेते हैं और एक कृषि करते हैं। उसके बाद जब फसल बिक जाती है दोस्तों, तो निर्धारित अनुपात में उस फसल के लाभ को बांट लिया जाता है। दोस्तों सहकारी खेती जो हमारे देश में भूमि सुधार हुए थे, भूमि सुधार जो कानून थे, उनमें भी सहकारी खेती को बढ़ावा देने की बात की गई थी, लेकिन किन्हीं कारणवश भारत में सहकारी खेती उतनी प्रचलित नहीं हो पाई है। दोस्तों आइए ये देखने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों कि जो भारत में जो कृषि प्रणालियां हैं, उनको निर्धारित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिन्होंने भारत में कृषि प्रणाली को स्वरूप दिया है और वो आज भी स्वरूप दे रहे हैं। इन कारकों को हम मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांट सकते हैं दोस्तों। पहला है ऐतिहासिक कारक, दूसरा है आधुनिक कारक। ऐतिहासिक कारकों में दोस्तों सिंधु घाटी से लेकर ब्रिटिश काल तक, यानी कि 1947 से पहले तक, उसमें आपका वैदिक पीरियड भी आ जाएगा, उसमें महाजनपद काल भी आ जाएगा, उसमें दोस्तों मध्यकाल भी आ जाएगा। उसमें जो एग्रीकल्चर में नई खोजें हुई, नए बदलाव आए, उन्होंने भारत में कृषि प्रणाली को रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो डिटेल में आपको नहीं जाना है, लेकिन बस ये समझना है कि हाँ, कैसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के समय भारत में कुछ कृषि प्रणाली थी, वैदिक पीरियड में कुछ एक कृषि प्रणाली थी, उसके बाद कुछ बदलाव हुआ महाजनपद काल में, फिर कुछ बदलाव मध्यकाल में हुआ, फिर उसके बाद कुछ बदलाव ब्रिटिश काल में हुआ। ये लैंड होल्डिंग्स की वजह से, बढ़ती जनसंख्या के बढ़ने की वजह से, सिंचाई ज़रूरतों की वजह से, जलवायु की वजह से ये कृषि प्रणालियाँ अपना रूप लेती रहती हैं और एक अलग अलग समय पर कुछ बदलावों के साथ निरंतर चलती रहती हैं। और दूसरा जो फैक्टर है वो है दोस्तों आधुनिक कारक, जिसमें है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जोत एवं व्यवसायों का आकार, पर्यावरणीय चेतना, अनुपस्थित किसान। जैसे इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, जैसे कि इसका 4th पॉइंट हम लेते हैं अनुपस्थित किसान। अनुपस्थित किसान एक ऐसा किसान होता है जिसकी ज़मीन गांव में है, लेकिन वो किसी कारण शहर में माइग्रेट करके चला गया है। अब वो क्या करेगा दोस्तों, अब वो उनमें से कई लोग ऐसा करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लेते हैं कि वो तो शहर में रह रहा है, वो खेती कर नहीं सकता है, तो वो अपनी ज़मीन को किसी दूसरे किसान को, अपने गांव के किसान को या किसी दूसरे गांव के किसान को पट्टे पर दे देता है। और दोस्तों इससे तीसरा पॉइंट है इसमें, जैसे पर्यावरणीय चेतना। दोस्तों ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हमारे देश में हुआ था, उसने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट की कई सारी, जैसे कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ किया, तो सॉइल पॉल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण की समस्या पैदा हुई। हमने कीटनाशकों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो उससे एयर पॉल्यूशन की समस्या हुई। पंजाब जैसे क्षेत्रों में दोस्तों आपने देखा होगा कि इन पेस्टिसाइड्स की वजह से ही कैंसर बहुत तेज़ी से फैला। तो अब जो सरकार इन चैलेंजेस से या इन चुनौतियों से निपटने के लिए जैविक खेती या प्रकृति के अनुकूल खेती पर ध्यान दे रही है।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो भारतीय कृषि प्रणाली के संबंध में जो जानकारी दी है, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। ये जानकारी आपके पेपर में आपके काम आएगी दोस्तों निश्चित रूप से। तो और हमारी वीडियो को पसंद करिए दोस्तों, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों।